Welcome to my digital platform Accidental Academician. Today we will discuss about DSSB PGT Commerce दिल्ली सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड पीजीटी कॉमर्स के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होते हैं, इसका ग्रेड पे क्या होता है, इसके सिलेबस क्या होते हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, इसकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी क्या होगी, इसमें कितने सीट आते हैं और इसमें इंटरव्यू होता है या नहीं होता है। इन सारी प्रक्रियाओं को इस वीडियो के थ्रू हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे और मैं अपने व्यक्तिगत अनुभवों को साझा करने की कोशिश करूंगा। DSSB पीजीटी कॉमर्स जो दिल्ली गवर्नमेंट में 10+2 स्कूल में टीचर के लिए, कॉमर्स टीचर के लिए नियुक्ति का काम करती है। ये 4,800 ग्रेड पे का जॉब है और जो भी बहुत ही रेस्पेक्टेड एंड रेपुटेटेड जॉब है। ग्रेड बी की जॉब है और 4,800 ग्रेड पे की जॉब है। इसमें परीक्षा की जो प्रक्रिया होती है ये 1 डे परीक्षा होता है। टोटल 300 मार्क्स के एग्जाम होते हैं जिसमें 200 आपके सब्जेक्ट से आएंगे और 100 क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन होगा जो सबके लिए एक समान आएगा। 200 क्वेश्चन सब्जेक्ट के आएंगे, जो आपका कॉमर्स अगर सब्जेक्ट है तो कॉमर्स का आएगा, किसी का हिंदी होगा तो उसके लिए हिंदी का आएगा, किसी का अन्य सब्जेक्ट है तो अन्य सब्जेक्ट के स्पेसिफिक 200 क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे और एक क्वेश्चन का जो वेटेज होगा 1 मार्क्स होगा और इसमें जो 100 मार्क्स होगा वो आपका जनरल पेपर होगा। जनरल पेपर सबके लिए सेम होगा। ये 100 मार्क्स का जो जनरल पेपर होता है ये 5 सेक्शन में डिवाइडेड होंगे और पर सेक्शन में आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन में। जैसे हिंदी के 20 क्वेश्चन, इंग्लिश कंपोजिशन के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, मैथ के 20 क्वेश्चन और जीके जीएस के 20 क्वेश्चन, यानी 20 क्वेश्चन और पांच जो है इसके हेड हैं और पांचों हेड से आपको 20 क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। हिंदी जो होगा एक सामान्य हिंदी होगी और सामान्य हिंदी में आपका जो सिलेबस होगा उसका कुछ संक्षिप्त मैं इस तरीके से बता सकता हूं आपको। एक शब्दों के लिए अनेक शब्द, विपरीतार्थक शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, ये सभी आपके हिंदी के सिलेबस होंगे। और इंग्लिश के सिलेबस सेम इसी तरीके से आपके कंपोजिशन, इंग्लिश कंपोजिशन होगा जिसमें एक पैसेज आएगा, पैसेज से कम 5 क्वेश्चन उससे आपके निकल जाएंगे। साइनो एंटोस के कुछ क्वेश्चन होंगे। इस तरीके से आपको कुछ ग्रामर के क्वेश्चन हो गए, कुछ प्रीपोजिशन के क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि कहाँ ऑफ लगाना है, कहाँ एट लगाना है, कहाँ इन लगाना है, कहाँ ऑन लगाना है। ऐसे क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन आपको इंग्लिश ग्रामर को देखने को मिल सकता है। अब आते हैं गणित के सेक्शन पे। तो अर्थमेटिक में जो सामान्य परीक्षाओं में अर्थमेटिक के क्वेश्चन आते हैं वही अर्थमेटिक के सेक्शन से यहाँ भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत बेसिक लेवल के होते हैं, बेसिक टू मॉडरेट होते हैं। एसएससी के जैसे टफ क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा जाएगा। जैसे लघुत्तम के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, महत्तम, एलसीएम, एमसीएम के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। जैसे आपको नाव और टंकी का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, पानी और टंकी का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, नाव और धारा का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आएगा, बट्टा से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। रेलगाड़ी और पुल की लंबाई, एक रेलगाड़ी है और सामने से रेलगाड़ी आ रही है तो पुल की लंबाई क्या होगी, कितने देर में पुल को क्रॉस करेगी, तमाम ये सब आपको अर्थमेटिक के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो अर्थमेटिक आपको हो गया। इंग्लिश आपको चर्चा कर दिया मैंने, हिंदी का चर्चा कर दिया। रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं सेम रीजनिंग के आपको कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और जो सेक्शन सामान्य परीक्षाओं में होते हैं जैसे ट्रायंगल का क्वेश्चन होता है, अब फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन होता है, तो ऐसे आपको रीजनिंग के जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, सामान्य रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाद आ जाइए आप, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस। तो जीके जीएस में 20 क्वेश्चन जो आपको आएगा तो उसमें हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, कुछ इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन रहेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। करंट अफेयर्स एक तो देखने को मिल सकता है, कुछ दिल्ली से रिलेटेड करंट अफेयर्स देखने को मिल सकता है। हालांकि इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि दिल्ली स्टेट है तो दिल्ली के बहुत सारे क्वेश्चन डाल दिए जाएंगे, ऐसा मतलब संभावना इसकी बहुत कम है। तो आपका जो एक सामान्य जीएस आपको आना चाहिए एक सामान्य नागरिक की तरह, वही आपसे भी अपेक्षा किया जाता है कि एक सामान्य भर्ती की तरह सामान्य जीएस, सामान्य नॉलेज आपको होना चाहिए। कौन पहाड़ कहाँ है, गोदावरी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है,
सेवाराय की पहाड़ियाँ कहाँ है, नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ कहाँ है, ये तमाम क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। कर्क रेखा कितनी राज्यों से होकर गुजरती है, मकर रेखा कितनी राज्यों से होकर गुजरती है, कौन सी नदी है जो उत्तर की तरफ बहती है, कौन सी नदी है जो पश्चिम बंगाल में मिलती है, कौन सी नदी है जो बंगाल के खाड़ी में जाकर मिलती है। तो ये तमाम क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी से बन सकते हैं, हिस्ट्री से वैसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि औरंगजेब की बाजार नीति क्या है, बाबर का कब शासन था, इसका क्या था, ऐसे करके आपके हिंदी के इतिहास के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे हुए थे और कांग्रेस का अधिवेशन कब, कौन सा अधिवेशन हुआ और उस अधिवेशन का थीम क्या था, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या था, उसका स्लोगन्स क्या था। तो इस जवाहरलाल नेहरू को थोड़ा आप देख सकते हैं, गांधी को देख सकते हैं, अम्बेडकर को देख सकते हैं, ये सब जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है इनको आप देख सकते हैं। तो आपका काम लगभग मॉडर्न हिस्ट्री का काम आपका इससे आसान हो जाएगा। कांग्रेस और कांग्रेस के आसपास ही आपका मॉडर्न हिस्ट्री जो है आएगा। तो ये आपका एक समग्र में जीएस का एक संक्षिप्त में और समग्र में ही कहिए आपको मैंने एक ओवरव्यू दे दिया। अब आते हैं कॉमर्स के बाद पे। तो 200 आपके क्वेश्चंस कॉमर्स के होंगे। कुछ लोग का कहना है कि नेट का आप क्वेश्चन प्रीवियस पेपर लगाइए, लेकिन मैं इसको एकदम खारिज करता हूं कि नेट के क्वेश्चन का लेवल और पीजीटी के क्वेश्चन के लेवल में बहुत का अंतर है। प्रत्येक परीक्षा का अपना एक अलग डिमांड होता है, तो उस डिमांड को समझकर तैयारी करना आवश्यक हो जाता है। अगर हम पीजीटी के क्वेश्चन को देखते हैं, जैसा मेरा अनुभव रहा, कोविड के टाइम में मैंने DSSS पीजीटी दिया और हालांकि मैं डोजियर फिलिंग के प्रोसेस तक पहुंचा था। 2 सीटें थी जिसमें 4 या 6 लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे, उसमें मैं भी शॉर्टलिस्ट हुआ था, बट फाइनली आई वाज नॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर फाइनल सिलेक्शन। तो एक अलग इशू है। तो मैंने अनुभव है मेरे पास में, तो मैंने सोचा कि उस अनुभव को आपके समक्ष साझा करना चाहिए, तो मैं आपके समक्ष रखने का काम कर रहा हूँ। तो कॉमर्स के जो क्वेश्चन आएंगे आपके 70% जो क्वेश्चन कॉमर्स के होंगे वो 11-12 के बेस के होंगे। अगर आपका 11-12 का बेसिक क्लियर है, चाहे 11 का अकाउंट है, 12 का अकाउंट है, कोई हार्ड एंड फास्ट अकाउंट्स नहीं आने वाले, सिंपल आपका आएगा। बिजनेस स्टडीज के जो क्वेश्चन हैं वो सिंपल क्वेश्चन आएंगे। नेट लेवल के क्वेश्चन आपको एसर्शन, डिवीजन, मैचिंग के क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे, आपको एकदम ऑनलाइन टाइप का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। वैसे ही आपके मार्केटिंग के सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मार्केटिंग मायोपिया किसने दिया था, एसटीपी का फुल फॉर्म क्या है, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग। तो ये सब सामान्य तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेबी क्या है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी पूछा जाएगा, लेकिन उसके गहराइयों को नहीं पूछा जाएगा कि बेसल 1 का थीम क्या था, टायर 1 कैपिटल क्या है, टायर 2 कैपिटल क्या है, टायर 3 कैपिटल क्या है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या है, उसके गहराई तक आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। एक जो सिलेबस इसका प्रिस्क्राइब्ड है, जो उस पूरे सिलेबस को आपको टच कर जाना है और मीडियम लेवल की स्टडी करना है। पूरा गहरे लेवल की डीप स्टडी की, उसमें नेट लेवल की स्टडी की जरूरत मतलब मुझे लगता है कि पीजीटी के लिए नहीं है। अगर आपका बेसिक्स क्लियर है, 11-12 का आपका बेस क्लियर है, तो आप 70% क्वेश्चन आप वहीं से टैकल कर ले जाएंगे। बाकी 30% क्वेश्चन इधर का जो है बीकॉम से थोड़ा सामान्य आता है, फाइनेंस का क्वेश्चन आपका आ गया, तो ये सामान्य 30% में सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। हाँ, कंप्यूटर का जो सेक्शन है कि डीबीएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस क्या है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का कंप्यूटर में अकाउंटिंग में कैसे यूज होता है, तो उसका पूरा एक सेक्शन है, उसको आपको कवर करना होगा। वहां से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और अच्छे खासे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपका कॉमर्स का बेस अच्छा है तो आप 200 क्वेश्चन में 180 प्लस आप इजीली टारगेट कर जाएंगे, 190 भी टच कर सकते हैं। क्वेश्चन वैसा डुएबल होता है। अब जहां तक बात रहा कि जिसका मैथमेटिक्स कमजोर है, क्या करे भी इस क्वेश्चन के लिए, तो कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं है एग्जामिनेशन में कि जिसका मैथ भी ठीक है, हिंदी भी ठीक है, अंग्रेजी भी ठीक है, सामान्य अध्ययन भी ठीक है और वो सर्वज्ञाता हो। प्रत्येक स्टूडेंट का कहीं ना कहीं वीकनेस होता है और कहीं ना कहीं स्ट्रांग होता है। तो जो वीकनेस है उसको आप कोशिश कीजिए कि एक पॉइंट तक आप नंबर ला ले। अगर 20 क्वेश्चन अर्थमेटिक के आता है तो आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। तो 20 क्वेश्चन में हम आपसे उम्मीद करते हैं कि कम से कम 8-9 क्वेश्चन आप जरूर वहां से आप निकाल ले जाएं। बाकी जो क्वेश्चन रहा, कोई व्यक्ति 20 में 20 नहीं बनाने वाला है, ये समझना है। एक लेवल से 14, 15, 16 बनाएंगे। तो जो आपका जो डिफरेंस आ रहा है, उस डिफरेंस को आप हिंदी के सेक्शन से ले लीजिए। अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र है तो हिंदी एक ऐसा है स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उसको बहुत अच्छा तैयार कीजिए, आप 20 में 20 ला सकते हैं। इंग्लिश में थोड़ा सा मेहनत कीजिए, साइनो एंटो जो है, प्रीपोजिशन, ग्रामर का थोड़ा फोकस कीजिए, तो उसमें आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप मैनेज कर सकते हैं। बहुत लोग ये समझते हैं कि जनरल पेपर है और मेरा मैथमेटिक्स ठीक नहीं है तो कैसे हम स्कोर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जीएस है, जहां तक बात है जीएस का, आप जीएस के लिए लूसेंट थोड़ा देख सकते हैं,
ओवरव्यू ले लीजिए, थोड़ा सा पॉलिटी का क्वेश्चन पढ़ लीजिए, कैग क्या होता है, कैग की नियुक्ति कैसे होती है, सांसद अगर लगातार कितने दिनों तक सदन में नहीं जाता है तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। इन तमाम बातों को, पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या है, पब्लिक अकाउंट कमेटी की नियुक्ति कैसी होती है, उपराष्ट्रपति की अवधि क्या है, उपराष्ट्रपति को कौन नियुक्त करता है, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति की निर्वाचन की प्रक्रिया का क्या होती है, तो सामान्य आप अध्ययन जो है लूसेंट से भी कवर हो जाएगा। लूसेंट इनफ। हाँ, जहां तक रहा आपको 8 महीना का, कम से कम 8 मंथ का आप करंट अफेयर्स देख लीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से मतलब कोई 3-4 क्वेश्चन भी देख सकते हैं 20 क्वेश्चंस में, कि कौन खेल कहाँ हुआ, किसका मतलब शुभंकर क्या था, है ना। तो इन तमाम चीजों को आप कवर कहाँ से कर लेंगे, करंट अफेयर्स के लिए। तो करंट अफेयर्स में डीपली नहीं पढ़ना है, आपको वन लाइनर पढ़ना है और कवरेज थोड़ा कर लेना है। 8 महीना का कवरेज कर लेना है, उसको रिपीटेशन करना है, यानी 2 बार 3 बार 4 बार उसको पढ़िए ताकि आपको याद हो जाना चाहिए। जहां तक रहा सब्जेक्ट का एमसीक्यू लगाने का, तो सब्जेक्ट का एमसीक्यू लगाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड एमसीक्यू का प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप एनसीईआरटी बुक ले लीजिए या डीके गोयल, सेली गोयल का जो 11-12 में बुक चलता है उसको आप ले लीजिए। उसके डीपली न्यूमेरिकल, जो लॉन्ग न्यूमेरिकल है उसको टच नहीं करना है, क्योंकि ये 1 डे एग्जाम है और उतने बड़े बड़े न्यूमेरिकल आपको एग्जामिनेशन में नहीं दिया जाएगा। आपको यह नहीं बोला जाएगा कि आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए, पार्टनरशिप डिसोल्यूशन अकाउंट बनाइए, बैंक अकाउंट बनाइए, ऐसा कुछ नहीं बोला जाएगा। आपको एक लाइन में पूछा जाएगा कि रियलाइजेशन अकाउंट का दोनों पक्ष कैसे बराबर होता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट का दोनों पक्ष तब बराबर माना जाता है जब बैंक अकाउंट बराबर आ जाएगा, बैलेंस, है ना। अकाउंटिंग इक्वेशन आपसे पूछ लिया जाएगा। तो ये तमाम तरीके के छोटे मोटे क्वेश्चन आपसे, बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई नेट लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर कोई प्रतिभागी है, अगर वो नेट स्तर का प्रिपरेशन करके और पीजीटी ले जा रहा है कि नेट कर रहे हैं और पीजीटी निकल जाएगा, तो मुझे लग रहा है कि उसमें ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों परीक्षा के अपने अपने अलग अलग प्रारूप होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारे यहाँ प्रतिभागी का समझना होता है कि अगर हम एसएससी के रीजनिंग बनाते हैं तो हम बैंक का भी रीजनिंग बना सकते हैं। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने दोनों परीक्षाओं को देखा है, बैंक का रीजनिंग बिल्कुल ही डिफरेंट है और एसएससी का रीजनिंग बिल्कुल ही डिफरेंट है। दोनों का रीजनिंग अलग अलग है, दोनों का मैथमेटिक्स अलग है। तो इन तमाम बारीकियों को समझ करके एक स्ट्रेटजी के तहत तैयारी करना है। कम पढ़िए, सॉलिड पढ़िए, रिवीजन ज्यादा कीजिए। आज जो पढ़े उसका कल रिवाइज हो जाना चाहिए, फिर रिवीजन हो जाना चाहिए। आप सॉलिड पढ़िए, रिवीजन कीजिए और सिलेबस को पूरा करके जाइए। सिलेबस को पूरा जो 200 मार्क्स जहां से आपके आएंगे 200 क्वेश्चन, तो ब्रॉड कवरेज आपके पास होना चाहिए। सिलेबस का कवरेज होना चाहिए, डीप मत जाइए, बस ब्रॉड कवरेज आप लेकर चलिए तो आपका काम बनेगा। एक महत्वपूर्ण बारीकी यहाँ पर ये मैं आप लोग से साझा करना चाहता हूँ कि कई लोग यह समझते हैं कि अन्य राज्यों की तरह DSSS में पीजीटी कॉमर्स बनने के लिए या पीजीटी टीचर बनने के लिए बीएड का होना जरूरी है। तो मैं आप लोग को एक क्लैरिटी कर देता हूँ। जब हम नोटिफिकेशन देखेंगे, क्योंकि मैं भी यही सोच रहा था, जब हम नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें एक स्पेस दिया गया है जिसमें अगर आपका इंटरमीडिएट से लेकर मास्टर्स तक, इंटरमीडिएट, यूजी, पीजी यानी इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और मास्टर्स यानी स्नातकोत्तर तक, यानी ये तीनों डिग्रियों में आपका फर्स्ट डिवीजन है, तो आपको तत्काल में बीएड लगाने की जरूरत नहीं है। आप DSSS पीजीटी में बैठने के लिए एलिजिबल हैं, एक एलिजिबिलिटी हो गया। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति पीएचडी किया है, बीएड नहीं किया है, पीएचडी किया है, तो भी बैठने के लिए एग्जामिनेशन में एलिजिबल है। हाँ, लेकिन एक शर्त कंडीशन ये भी है कि जॉब लगने के विदिन 3 ईयर्स यू हैव टू कंप्लीट योर बीएड डिग्री। जॉब लगने के विदिन 3 ईयर आपको बीएड की डिग्री कंप्लीट करना पड़ेगा और वहां सबमिट करना पड़ेगा। ये हो गया। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता है, ये 1 डे एग्जाम है। अगर आप मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे तो आपको नौकरी मिलेगी। आपका पोर्टल पे ई-डोजियर भरने का ऑप्शन आएगा, आप ई-डोजियर यहाँ से भरेंगे और जितना प्रोसेस पोर्टल से होगा सब आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा और फाइनल सिलेक्शन तक आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अगर फाइनली आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे तो ई-डोजियर जो होगा वेबसाइट पे आपका नाम आ जाएगा फाइनल रिजल्ट के लिस्ट में। तो ये DSSS पीजीटी की पूरी एक प्रक्रिया थी, एक समग्र प्रक्रिया थी। अगर आगे आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए DSSS पीजीटी से रिलेटेड संबंधित, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कोई सब्जेक्ट में आपको समस्या हो, फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी चाहिए, या पीजीटी का जो कॉमर्स का जो लिस्ट है उसमें आपको कोई समस्या आ रहा हो, उस पर कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, हेल्प चाहिए, देन आई एम रेडी टू हेल्प यू। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।